नमस्कार। मैं अरविंद सर। आज देखेंगे कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर पहला, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्या यानी कोई ऐसी संख्या जो अपने आप के अतिरिक्त एक से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 5, 3, 7। ये 2 है जो 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। यानी कोई ऐसा नंबर जो अपने आप के अलावा केवल 1 से विभाजित होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य का मतलब अपने आप और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी अगर कटती है तो भाज्य कहलाती है। जैसे कि 4 अपने आप से भी कटती है, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, इसलिए इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2 और 4। यानी यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। 2 हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कहने का मतलब, जैसे कोई नंबर हमने लिख लिया 12। 12 को अगर हमने इसके गुणनखंड किए तो 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो 12 जो एक नंबर है ये भाज्य नंबर है, अर्थात भाज्य संख्या है। इसके जब हमने गुणनखंड किए तो 2 2 3 आया, यानी ये नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि भाज्य संख्या को, अर्थात 12 जैसी संख्याओं को, 12, 15, 20 ऐसी संख्याओं को जो भाज्य संख्या होंगी उनको अभाज्य संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जैसे 2 2 3 इस प्रकार के जो खंड आते हैं उन्हें गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई नहीं, इसका क्रम बदल सकता है। जैसे मैंने पहले 2 से काटा, हो सकता है कोई अगला स्टूडेंट इसको 3 से, अगला टीचर कोई इसको 3 से पहले काटे, फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे, तो इसका क्रम बदल सकता है। बाकी गुणनखंड सेम रहेंगे। 12 के गुणनखंड 2 2 3 1 और 12 ही होंगे। इसका क्रम अदला बदला जा सकता है, बाकी गुणनखंड सेम रहेंगे। इसी चीज को कहा है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी इनका क्रम बदल सकता है, बाकी अद्वितीय रहेंगे, बाकी परिवर्तित नहीं होंगे। इनके कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल नंबर 1, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। शून्य मतलब n के पास हम कोई पावर रखें, जैसे n 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, और उसको जब हम करें जैसे 4 की पावर 1 यानी 4 एकम 4, 4 की पावर 2 यानी 4 गुणे 4 यानी 16, यानी 6 पे समाप्त होता है। इस प्रकार इनके कहने का मतलब है 4 की कोई ऐसी पावर रखी जा सकती है जिसको जब उतने बार गुणा करो तो 0 पर समाप्त हो। क्वेश्चन ये कह रहा है। देखते हैं, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। यानी इनके कहने का मतलब है अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 10,
तो 100% जिस संख्या के पीछे 0 लगा होता है वो संख्या या तो 2 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। जरूर 2 और 5 से जरूर कटेगी, बाकी किसी से कटना है तो कट सकती है, लेकिन 2 और 5 से जरूर कटेगी। यही बात कह रहे हैं कि अगर 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 की पावर n को 2 की पावर 2n, यानी इनके कहने का मतलब जैसे 4 था तो 4 को हम 2 गुणे 2 अर्थात 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 और इधर 4 की पावर n था, तो जब इसके ऊपर n लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2n। ठीक है, इस कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होगा, यानी यूनिकनेस। अद्वितीयता का मतलब होता है यूनिकनेस, यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये क्वेश्चन एक प्रकार से प्रमेय टाइप का है। इसको एग्जाम्पल से भी सॉल्व किया जा सकता है और भाषा में भी सॉल्व किया जा सकता है। आपको अगर ये भाषा शैली टफ लग रही होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम इसको एग्जाम्पल के रूप में फिर से सॉल्व करा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी संख्या को अगर हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सारे अभाज्य होते हैं। जैसे 6, तो 6 को हमने यहाँ पर जब गुणनखंड करने का प्रयास किया तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक, तो देखिए 6 के गुणनखंड क्या लिखे गए, 2 गुणे 3। इसी प्रकार 20 के कर लेते हैं, 2 दहम 20, 2 पंची 10, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख लिया गया। यहाँ 2 चूंकि 2 बार आया है इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 5 लिख लिया जाता है। HCF यानी महत्तम समापवर्तक किसका किसका चाहिए, 6 और 20 का। तो जब महत्तम निकालते हैं तो देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है और कम बार आया है। तो यहाँ पर देखिए 2 6 में भी आ रहा है और 2 20 में भी आ रहा है। कम पावर देखी जाती है तो यहाँ पर तो 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, इसलिए महत्तम समापवर्तक 2 हो जाता है। लघुत्तम समापवर्तक 6 और 20 का निकालने के लिए हम देखते हैं जो कॉमन नंबर होता है उसको एक बार लिया जाता है और सबसे बड़ी पावर के साथ। ठीक है, बाकी सब लिख लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर 2 था तो 2 यहाँ 2 बार है इसलिए ज़्यादा वाला ले लिया जाएगा। पहले ज़्यादा वाला ले लो जो कॉमन है, कॉमन वाले को लिख लिए। फिर जो नॉर्मल नंबर आया जैसे 3 एक बार आया उसको भी लिख लिया, 5 एक बार रहेगा उसको भी लिख लिया। यानी कहने का मतलब कॉमन नंबर को केवल एक बार लिखा जाता है लासा निकालने में। तो यहाँ कॉमन नंबर 2 था तो जब 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये 2 इसमें शामिल हो जाता है। 2 दूना 4। जब भी कभी क्वेश्चन में हमको 2 का गुणनफल मिले और 5 मिले तो हम सबसे पहले 2 के गुणज को 5 से गुणा कर लेते हैं ताकि गुणा करने में आसानी रहे। तो 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5। इसको जब हमने किया तो 4 पंचे 20, 20 गुणे 3, 20 तिया 60। इस प्रकार से हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से
96 और 404 का HCF अर्थात महत्तम ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड। 96 के गुणनखंड करने के लिए हमने यहाँ पर 96 के गुणनखंड करना स्टार्ट किया। 2 चौको 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो मैंने लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 5 बार आया है। तो 2 की पावर 5 गुणे 3 लिख लिया गया। 404 के कर लेते हैं। 404 को सबसे पहले छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिससे पहले सोच पाएँ उससे काटना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 101 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, तो 101 को 101 से काटते हैं, अर्थात इसके गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 101, अर्थात 2 की पावर 2 गुणे 2 2 बार आया था, तो 2 की पावर 2 गुणे 101 लिख लिया गया। HCF की बात करता है, तो जैसा कि अभी हमने पहले कहा था, HCF में हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो कॉमन यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। कॉमन नंबर की जो कम पावर होती वो लिया जाता है। तो 2 की पावर 5 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ है। महत्तम समापवर्तक के लिए कॉमन नंबर हो और कम पावर के साथ हो, तो यहाँ पर HCF 2 की पावर 2 अर्थात 4 हो जाएगा। और LCM के लिए हम देखते हैं कॉमन नंबर हो और ज़्यादा पावर के साथ हो। तो कॉमन नंबर ज़्यादा पावर के साथ 2 की पावर 5 है, इसको ले लिया। इसके बाद देखें जो नंबर बचे उनको लिख लिया, 3 और 101। इस प्रकार इसका गुणा करना, तो 2 की पावर 5 का मतलब है 32 गुणे 3 गुणे 101। यहाँ पर 32 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 101। तो यहाँ 96 को 101 से करना है, तो 1 को 6 से किया तो 6 आया, 1 को 9 से किया तो 9 आया, फिर 0 से 6 को किया तो 0, फिर 0 से 9 को किया तो 0, फिर एक अंक आगे बढ़ा के लिखेंगे। 1 को 6 से किया फिर से 6, 1 को 9 से किया तो फिर से 9, 6 9 6 9, अर्थात 96 96 इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले 6 के हमने निकाले, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 के आगे हमने लिख दिया 2 गुणे 3। इसी प्रकार 72 के निकालने, 2 तिया 6, 2 छाक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 और 6 मिलकर 16, 2 अठी 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर 2 चूंकि 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 लिख लिया गया। यहाँ 3 2 बार आया है, इसलिए 3 की पावर 2 लिख लिया गया। आती 120 की, 120 के फैक्टर यहाँ पर कर लेते हैं। 2 छाक 12, 0 अपने आप शिफ्ट हो जाता है, 2 तिया 6, फिर 0 शिफ्ट हो गया, फिर 2 एकम 2, 3 में से 2 निकला तो 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10, अर्थात 2 पंची 10, फिर 3 पची 15, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर 2 3 बार आया है, इसलिए 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। अतः अब HCF निकालना है, तो अभी हम लोग सीख चुके हैं HCF का मतलब कॉमन नंबर और कम पावर के साथ। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब यहाँ 2 की पावर 3 बार आया, यहाँ 2 3 बार आया, लेकिन कम पावर के साथ लेना, तो हमने ये वाला 2 यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कम पावर के साथ लेना है, तो 3 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार है, तो चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ले लिया गया, अर्थात 2 तिया
6 इसका HCF हो जाएगा। एलसीएम की बात करता है तो जैसा कि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि एलसीएम में कॉमन नंबर लिया जाता है सबसे बड़ी पावर के साथ। तो 2 की पावर 3 यहाँ सबसे बड़ी पावर में है, इसलिए 2 की पावर 3 लिख लिया। 3 सब कहीं देखें, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 लिख लिया। अब जो रह गया उसको लिख लेंगे 5। 2 दूना 4 दूनी 8, 3 तिया 9 गुणे 5। ठीक है, हमने अभी कहा था अगर 2 का गुणज है तो उसका गुणनफल सबसे पहले 5 से करते हैं। तो देखिए 8 जो है वो 2 का गुणज है, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 8 में 2 है, इसलिए 8 को 2 का गुणज माना जाएगा, इसलिए 8 को सबसे पहले 5 से गुणा करते हैं। 8 पन 40 गुणे 9, 9 को 0 से किया तो 0, 9 चौक 36 और एलसीएम 360 आ जाता है। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 3825 के गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था इसका कोई नियम नहीं है, जिससे आप पहले समझ पाएं उससे काटना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रह जाता है, 2 यहाँ का, 8 से जो 2 बचा और पीछे का 2 मिलकर 22 हो गया, 3 सते 21, 1 रह गया, 1 और 5 15, यानी 3 बचे 15। फिर मैंने इसको 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 और 5 15, 3 पची 15। फिर 5 से काट दिया, 5 अठे 40, पचहम 25, फिर 5 एकम 5, 5 सते 35। 17 एक अभाज्य नंबर है जो केवल 17 से कट सकता है, अतः 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3, 3, 5, 5, 17। क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड कहता है तो देखिए जब इस नंबर को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ा है तो जितने भी नंबर हमको मिले हैं वो सारे नंबर अभाज्य हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। जो नंबर अपने आप से और 1 से कटता है वो नंबर अभाज्य होता है। तो यहाँ 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार आया है तो इसको हमने 3 की पावर 2 लिख लिया, और 5 भी 2 बार आया है इसलिए 5 की पावर 2 लिख लिया, गुणे 17। इसका अगला पार्ट है 5005। 5005 को हमने, जैसा कि हमें पता है, अगर किसी संख्या के अंत में आखिरी अंक 0 या 5 है तो 100% वो 5 से कट जाएगा। तो बगैर सोचे इसको हम सबसे पहले 5 से ही काटना स्टार्ट करते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 7 एकम 7, फिर 10 से जब 7 निकला तो 3 बचा, 3 और 0 मिलकर 30 हुआ, तो 7 चौक 28, और 30 में से जब 28 निकला तो 2 बचा, 2 और 1 मिलकर 21, 3 सते 21। इसको जब 11 से काटे, 11 एकम 11, 3 और 3 33, 11 तिया 33, 13 अभाज्य नंबर है इसलिए 13 से स्वयं कटा, 13 एकम 13। 5005 को हमने लिखा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणे लासा गुणे मासा, यानी HCF मासा गुणे लासा। यानी एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। चलो पहले इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, जैसा कि हम पहले ज्ञात करते हुए आ रहे हैं। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 510 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 यहाँ से बचा, 1 11, 2 पंची 10, 11 से 10 निकला, 1 बचा, यानी 2 पंची 10। फिर 3 से काटते हैं,
3 अठे 24, 1 बच गया, 5 15, 3 बची 15, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सते 35। जैसा कि हम जानते हैं 17 अभाज्य नंबर है, तो 17 एकम 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 चौको 8, 1 और 2 मिलकर 12, 2 छाक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23, 23 जो कि अभाज्य नंबर है, अर्थात 23 एकम 23। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 23, तो 2 यहाँ चूंकि 2 बार आया था तो 2 की पावर 2 गुणे 23 लिख दिया। तो HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक मासा की बात कर रहे हैं। मासा में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि कॉमन नंबर हो और कम पावर में हो, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी 2 कम पावर में यहाँ पर है, इसलिए केवल इसका महत्तम समापवर्तक 2 हो जाएगा। 3 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं, 23 यहाँ है, यहाँ नहीं। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मासा, अर्थात जो कॉमन हो और कम पावर के साथ हो। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों जगह है और कम पावर के साथ ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला ये नंबर ले लिया। और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक में जो ज़्यादा पावर होती है वो एक बार लिख ली जाती है, जैसे 2 की पावर 2, बाकी सारे नंबर एक एक बार लिख लिए जाते हैं, जितनी बार आए होते हैं। 2 की पावर 2 लिख लिया गया, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इनका 2 दूना 4, 3 5 17 23, तो 2 मतलब 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 17 23। तो इसको अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो ज़रा देखिए, पहले हमने 60 को 17 से किया, 0 7 छंग 42 के 2, फिर 1 से किया तो 0 1 छक्का 6, यानी 0 2 6 4 10, यानी 10 20 आ गया। फिर इसको हमने किससे किया, 23 से किया, 3 0 3 दूनी 6, फिर 0 फिर 3 एकम 3, फिर 2 से किया, 2 को 0 से किया तो 0 2 दूना 4, फिर 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23 4 60, 23 4 60, इसका आंसर आ गया। इस संबंध की हमको जांच करने के लिए बोला था। यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, जिन संख्याओं का आपने लासा और मासा निकाला है उन संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं में वही संख्याएं ली जाएंगी जिसका आपने लासा और मासा निकाला है। जैसे कि यहाँ पर आपने 510 और 92 का लासा मासा निकाला था, तो दो संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर वही संख्याएं लिखी जाएंगी जिनका लासा और मासा निकाला गया है। तो 510 गुणे 92 लिख लिया गया। HCF इनका मतलब महत्तम समापवर्तक कितना है, 2, और LCM लघुत्तम समापवर्तक अभी आया था 23460, यानी फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा मासा गुणे लासा। गुणा करिए, तो गुणा करने के लिए यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे, 2 को 0 से किया तो 0 आया, 2 छाक 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौको 4 2 चौको 8 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, इधर तो आ गया। अब इधर देखते हैं, मतलब 510 को 92 से करना है तो करके देख लेते हैं। 510 गुणे 92, 2 को 0 से किया, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 9 को 0 से किया तो 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी 0 2 9 6 4, देखा 46 920, यानी LHS RHS इक्वल हो गई। इस प्रकार से ठीक है, संबंध की जांच हो जाती है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था। अगला क्वेश्चन तीसरे का थर्ड पार्ट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 नंबर हैं, 8 9 और 25। 8 के गुणनखंड करना बहुत आसान है, 8 2 4 2 2 2 एकम 2, यहाँ पर लिख लिया गया। 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो इसको 2 की पावर 3 लिख लिया गया। 9 को 3 गुणे 3 अर्थात 3 की पावर 2। 25 को भी इसी प्रकार से 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 2। अब हमको लिखाना था HCF किसका, 8 9 और 25 का। तो जैसा कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं
जब भी कभी हमको HCF अर्थात मासा निकालना होता है तो हम देखते हैं कॉमन नंबर, कौन सा नंबर है जो कम पावर के साथ सब कहीं कॉमन हो। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 3 यहाँ है बट दोनों जगह नहीं है। 5 एक जगह है बट दोनों जगह नहीं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखते हैं तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब कहीं हो। अर्थात जब सब कहीं कोई नंबर नहीं मिलता है तो सबके साथ में 1 मान लिया जाता है कि सब कहीं 1 कॉमन होगा, सब कहीं 1 कॉमन रहा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 तो जरूर आता है, इसलिए 1 सबका गुणनखंड माना जाता है। तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 मान लिया जाता है। अर्थात HCF 8, 9 और 25 का कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार से इन तीनों नंबरों का मासा आ गया 1। और अब इन तीनों संख्याओं का हमको लासा निकालना है। तो लासा निकालने में एक खास बात रहती है कि कॉमन नंबर केवल एक बार लिखा जाता है, बाकी सारे नंबर लिखे जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 सब लिख लिए जाएंगे एक एक बार। ठीक, तो इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 9, इसका मान हो गया 25। तो हमको पता है कि अभी पढ़े थे कि जब भी कभी हमको 2 का गुणज और 5 का गुणज मिले, जैसे 8 2 का गुणज है और 25 5 का गुणज है, तो हम सबसे पहले 2 और 8 जिसमें है, 2 और 5 जिसमें, उसी का गुणा करते हैं। 25 अठे 200 सीधे सीधे आ गया, क्योंकि इनका गुणा करने पर अधिक मात्रा में जीरो हमको मिल जाते हैं, और जिस नंबर में जीरो होते हैं उससे गुणा करना आसान होता है। अब 9 से करेंगे तो 9 से किया तो 9 0, 9 से 0 से 9 दूनी 18, और तीनों नंबर का लघुत्तम समापवर्तक 1800 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 657 का HCF 9 दिया गया है, यानी यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 306 657 का 9 दिया गया है प्रश्न में। एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों नंबर का, यानी 306 और 657 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो चूंकि हम पहले से फार्मूला पढ़ चुके हैं, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, या फिर इसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसकी मर्जी हो उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। HCF मतलब महत्तम, LCM मतलब लघुत्तम, इसमें आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें भी दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या गुणे में कॉम्पिटेटिव होता तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं होता। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब जिसका क्रम बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर चूंकि HCF ऑलरेडी दिया गया अर्थात मासा दिया गया है 9, लासा हमको निकालना है तो ज्यों का त्यों लिख लिए। इधर पहली संख्या तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमने लिख ली। लघुत्तम निकालना, जिसका मान निकालना, उसके अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर है तो उसके अपान में चला जाता है। तो हमने देखा है 3 से कट जाएगा, काटते हैं 3 तियां 9, 3 एकम 3, फिर 0 ऑटोमेटिक शिफ्ट हुआ, 3 दूनी 6, फिर देखा 3 से 3, 3 तियां 9, 1 रह गया, 1 और 2 मिलकर 12 हुआ, 3 चौक 12, अर्थात यहाँ पर 34 657 आ गया। 34 657 को हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, 4 7 28 के 8 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल आया 2, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21 का 1 हासिल आया 2, 3 25 15, 15 2 17 के 7 हासिल आया 1, 3 6 18 1 19, 8 3 6 6 12 1 13 है, यानी 7 6 13 हासिल आया 1, 10 2 12, ठीक है, और 1 1 2, और 22 3 38, अर्थात एलसीएम 306 और 657 का, ठीक है, 22 3 38, यही इसका एलसीएम होगा। जो कि क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं, जैसा कि हम पहले इस वीडियो के शुरुआत में पढ़ चुके हैं, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, अर्थात वो एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटती हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया 6, तो जो 6 है
वो 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है। तो इसके गुणनखंड हो गए 1, 2, 3 और 6। यानी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी अपने आप के अतिरिक्त 6 जैसे 6 से कटती है यानी स्वयं से कटती है और 1 से तो कटेगी। अगर अपने आप और 1 के अतिरिक्त तो किसी अन्य संख्या से कटती है तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि उनके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है। जैसा कि हम लोगों ने भी सीखा कि अगर दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं तभी कहलाती हैं जब उनका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हों। और जैसा कि यहाँ पर देखा गया है कि अगर कोई नंबर भाज्य है तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी न किसी नंबर से और कटना चाहिए। ठीक है। एक भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक गुणनखंड होना चाहिए। यही बात हमने बार बार लिख लिख कर दोहराई है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट में करेगा तो हम सारे प्रकार के नंबर को समझाने का प्रयास पुनः कर सकते हैं। यानी कोई भी नंबर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 5 मैंने ले लिया। 5 को हम किसी भी नंबर से काटते हैं तो ये एक से कट जाएगा क्योंकि एक तो सम में होता है, इसलिए 5 में एक होगा, 5 एकम 5 और 5 5 से कटेगा। इसके अलावा 5 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो 5 और दूसरा 1, इसलिए ये अभाज्य है। अगर कोई भी इसके अतिरिक्त जैसे हमने 4 ले लिया तो 4 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गया। यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य नंबर भी आ गया, इसलिए 4 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। 5 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। इस प्रकार से बोला गया है। प्रथम संख्या 7, 11, 13 प्लस 13। तो हम लोगों ने देखा कि इतने नंबर में हमने देखा कि हमको 13 कॉमन मिल रहा है, इसलिए हमने 13 कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या? 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। तो 11 सत्ते 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणे 78। तो इसके गुणनखंड देखिए 1 है, 78 है और 13 है और स्वयं जो ये नंबर हो तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आए हैं। इस संख्या के 1, 13, 78 और स्वयं संख्या है इसके गुणनखंड, इसलिए ये संख्या इस संख्या के कट गया था, इस संख्या के 1, 13, 78 और स्वयं संख्या इसके गुणनखंड होंगे। ऑलरेडी 1 आ चुका है, 13 आ चुका है, 78 आ चुका, तो और ये जो नंबर बनेगा वो स्वयं से भी तो कट जाएगा, इसलिए इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है अर्थात होगी। इसी प्रकार से द्वितीय संख्या हमने ले लिया 7, 6, 5, 4, 3, 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें देखा हम लोगों ने कि हमको 5 कॉमन मिल रहा तो हमने 5 बाहर ले लिया, 7, 6, 4, 3, 2, 1। ठीक है। अब इसको हमने गुणा किया तो गुणा करके जब लिखा तो आया 108, 108 प्लस 1। इसको जब आप बेटा गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जब 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 108 प्लस 1 आएगा। 108 प्लस 1 कितना हो गया? 109। 108 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 109। तो इस संख्या जो भी इनके गुणनखंड से 5 जोड़ने के बाद संख्या बनेगी उसके 5, 1 और 109 3 गुणनखंड आ गए और जो संख्या बनेगी वो स्वयं इसका गुणनखंड होगी। इस संख्या के गुणनखंड भी देखिए 1, 5 और 109 और स्वयं संख्या है, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या होगी। जैसा कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखती है तो 100% वो भाज्य संख्या कहलाती है, जो कि दोनों संख्याओं में हम लोगों ने देख लिया कि दोनों संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं आए क्योंकि दोनों 2 से ज़्यादा गुणनखंड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसको समझते हैं कि मान लो ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, एक स्थान ये है, ठीक है। इस स्थान पर मान लो यहाँ पर सोनिया है
और यहाँ पर रवि है। दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो जो सोनिया है, सोनिया पूरा राउंड इसका मतलब यहाँ से चलने के बाद यहीं पर घूमकर आने में 18 मिनट का समय लेंगी। और रवि यहाँ से चलकर फिर यहीं पर आने पर अर्थात एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय ले रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब दोनों एक साथ राउंड लगाते हैं। ठीक, एक को कम समय लगता है, एक को ज़्यादा समय लगता है। तो कह रहे हैं पुनः कब एक साथ स्टार्ट करेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 लोग दौड़ रहे हैं या 3 लोग दौड़ रहे हैं, एक ही समय में चलना स्टार्ट किए हैं, अगली बार वो पुनः कब मिलेंगे। या अलार्म से संबंधित क्वेश्चन आता है कि एक अलार्म आधे घंटे बाद बजता है, एक 15 मिनट बाद बजता है, एक मतलब 45 मिनट बाद बजता है, दोनों एक साथ बजते हैं, तो फिर पुनः दोबारा कब मिलेंगे। जब बात पुनः की आती है, पुनः दोबारा कब ये घटना दोहराएगी, जब प्रश्न में ऐसी चीज पूछ रहा हो तो आपको समझ जाना है कि इस प्रश्न में हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। सोनिया द्वारा लिया गया समय 12 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय 18 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। पुनः मिलने का समय, अगर किसी में पुनः मिलने की बात की जा रही तो समझ लो वो जो नंबर दिए गए हैं उनका हमको लघुत्तम निकालना है, उनका हमको लघुत्तम निकालना है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। लघुत्तम समापवर्तक हमको 18 और 12 का चाहिए। तो 18 और 12 दोनों को हमको निकालना था। तो 2 9 18, 2 6 12, 2 9 ऐसे लिख लिया, 2 3 6। अब 3 से काटे, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से काटे। और ये तब तक काटते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए। जैसे यहाँ पर हमने 2 से काटा है तो 9 तो नहीं कटेगा, तो जो नहीं कट रहा होता वो डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया जाता है, डायरेक्ट वैसे ही लिख लिया जाता है। जो कट रहा होता है उसको काट लेते हैं। फिर 3 से स्टार्ट किया, 3 से दोनों कट रहे थे तो 3 1 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 और 3 1 3, यानी तब तक काटा जाता है जब तक कि सब 1 में कन्वर्ट ना हो जाए, बदल ना जाए। तो इसका क्या लिखा जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूना यानी कि 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। अतः वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि दोनों 36वें मिनट में फिर एक जगह पर आकर मिल जाएंगे और उनका चक्कर एक जगह पुनः स्टार्ट होगा 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वो फिर से एक स्थान पर मिल जाएंगे। फिर 36 का 2 गुना करेंगे, उतने मिनट बाद मिलेंगे। फिर इसका 3 गुना करेंगे, उतने मिनट बाद मिलेंगे। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। एक प्रमेय है जिसमें √2 को एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम वो भाषा शैली सेट कर लेते हैं, उसी पे लगाते हैं। कई क्वेश्चन लगाने से बेटर है एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं और हर क्वेश्चन को उसी पर लगा देंगे। हर क्वेश्चन को उसी पर लगा देने का मतलब उस टाइप का। जैसे यहाँ पर √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखानी है तो हम √2 को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। जब इसके स्थान पर √3 कहेगा तो हम केवल कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे और हम सेम उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम √2 को समझते हैं, फिर बताते हैं कि इसी टाइप पर हम कितने टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या की बात होती है वह संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q का मान 0 ना हो, q का मान 0 ना हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। अगर किसी भिन्न में ये कंडीशन लागू होती है तो वो परिमेय कहलाती है, अदरवाइज अन्यथा वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये कंडीशन होती है तो परिमेय, अन्यथा अपरिमेय। यानी क्या है, संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, q का मान 0 के बराबर ना हो और p q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। देखते हैं, अपरिमेय हमको सिद्ध करना है तो हमने माना, ठीक है। पूर्णांक समझ लीजिए, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक। यहाँ पर -∞,
ठीक है, -3, -2, -1 इस प्रकार से, यानी अंक पूरा हो, उसमें दशमलव ना हो, अंडर रूट ना लगा हो, अंडर रूट क्यूब किसी प्रकार ना लगा हो, अगर लगा हो तो हल करने पास हो, नॉर्मल बन जा रहा हो। देखते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिए हैं। दिखाना अपरिमेय है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को हम उल्टा मान के चलते हैं। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। अगर कोई संख्या परिमेय आपने माना है तो उसको a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि परिमेय माना है इसलिए अंडर रूट 2 को a बटे b के रूप में लिखा गया, लिख दिया है, जहां a b सह अभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं है। ठीक है, जो समीकरण फर्स्ट मानी है इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो जब भी किसी वर्ग के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई नंबर होता है और उसका वर्ग किया जाता है तो नंबर वो नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 था, जब इसका वर्ग किया तो ये रूट से निकलकर कितना आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है। अब जब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा किया तो आ गया 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये LHS में है, ये RHS में, अगर दोनों को हम चेंज कर लेते हैं तो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए a स्क्वायर को हमने इधर लिख लिया और 2b स्क्वायर को हमने RHS में लिख लिया, अर्थात इसको LHS में लिख लिया और इसको RHS में लिख लिया। इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर लिखा है 6 बराबर 2 गुणे 3, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो ये 6 है ये 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है। जैसे देखिए 6 2 3 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा a स्क्वायर बराबर 2 b स्क्वायर, इसको हम लोगों ने समीकरण सेकंड मान रखा है। ये चीज़ शो करता है, इम्प्लाई दैट, मतलब ये शो करता है कि a स्क्वायर जो है, जैसा कि यहाँ पर देखा था 6 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। इसके लिए एक नीचे थ्योरम है जो कि हमने लिख रखी है। ये थ्योरम होती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के बारे में अभी हम पढ़े हैं कि ऐसा नंबर जो अपने आप के अलावा केवल एक से विभाजित होता है अभाज्य संख्या कहलाती है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। और यहां पर देखिए p का काम कर रहा है 2, और जो कि 2 अभाज्य संख्या होती है। अगर ये 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 100% 2 a को भी विभाजित करेगा। हमने यहाँ पर इस थ्योरम को, इस कथन को a मान लिया है ताकि हमको ये बार बार लिखना ना पड़े, बार बार हमको लिखना ना पड़े। यहाँ पर मैंने माना a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, कोई मतलब कोई भी पूर्णांक मान लिया अपनी इच्छा से। आप चाहें तो इसको 2d मान लीजिए, 2m मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब a का मान सेकंड में रखने पर, यानी ये समीकरण सेकंड है, यहाँ पर हमने रखा तो आ गया 2c स्क्वायर, a के स्थान पर रखेंगे तो 2c स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया बराबर 2b स्क्वायर, तो का हो गया 4c स्क्वायर का c स्क्वायर, 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। जैसे कि वहां पर हमने चेंज किया था, यहां भी हमने लिख लिया। अब सेम सिचुएशन आ गई कि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा था। a स्क्वायर 2 से विभाजित था, इसलिए a भी 2 से विभाजित था। यहाँ पर क्या है कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। प्रमेय a से, मतलब जो प्रमेय हमने एक कथन पेंसिल से ऊपर लिख रखा है उस कथन के अनुसार, यानी कि एग्जाम में आपको जो मैंने पेंसिल से ऊपर लिखा था वो आपको यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। इसलिए a और b दोनों में 2
विभाज्य है, मतलब ए भी 2 से विभाजित होता है और बी भी 2 से विभाजित होता है। उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। उनका उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी 2 में ए में भी है और 2 बी में है। अतः जो हमारी कल्पना का खंडन करता है, और हमने माना था कि कॉमन कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पर कॉमन है कि ए और बी सहाभाज्य हैं। सहाभाज्य का मतलब होता है जिनके बीच में कॉमन केवल एक हो। सहाभाज्य का मतलब होता है कि दोनों नंबरों का महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा एक होना चाहिए, जबकि मासा का मतलब कॉमन नंबर, दोनों में कॉमन एक होना चाहिए, जबकि ए और बी में कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 नहीं होना चाहिए था। ये हमारी परिकल्पना का खंडन करता था, जो हमने माना था वो गलत माना था। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस भाषा शैली को हमने √2 के लिए तैयार कर लिया, बिल्कुल सेम इसी भाषा को, और एग्जाम में हमारे पास √2 ना देकर √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, यानी कोई भी अभाज्य नंबर दे दे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, कुछ भी दे दे, इसको हम इसी पैटर्न पर लगाते रहेंगे। बस फर्क इतना है, जहां पर हमने 2 लिखा है उस क्वेश्चन में अगर 3 दिया गया तो 3 को शिफ्ट कर देंगे, 5 दिया गया है तो 5 को शिफ्ट कर देंगे, 11 दिया गया तो 11 को शिफ्ट कर देंगे, 11 दिया गया तो 11 को शिफ्ट कर देंगे, अर्थात रख देंगे। सेम भाषा रहेगी, चेंज क्या करना है, जो नंबर आएगा अंडर में जो नंबर होगा वो 2 के स्थान पर हो जाएगा। बाकी ठीक इसी प्रकार सेम टू सेम इसी भाषा का प्रयोग करके हम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की तुलना में एक ही क्वेश्चन की कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये भाषा शैली आपको अच्छे से रट जाए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करेंगे और उस मैसेज क्वेश्चन का मैं जवाब अवश्य आपको दूंगा। उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस चैप्टर से हम हर टाइप का एक क्वेश्चन लगा लेंगे और उसकी भाषा शैली को अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर अगर उस टाइप का कोई संख्या बदल के आता है तो हमको केवल संख्या बदलनी होगी और भाषा हमको वही रखनी है। जैसा कि यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, कि अगर कोई प्लस माइनस के साथ आता है तो उसको हम कैसे लगाएंगे। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि पहले भी मान चुके थे। तो जब किसी संख्या को हम परिमेय मानते हैं तो 100% उसको a/b के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो p/q भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, m/n भी लिख सकते हैं। तो हम a/b मानते हैं तो हम a/b ही मानेंगे। आपको जो मानना होगा उस हिसाब से आप मान सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, a माइनस बी को इस पार लाए तो देखिए इसके आगे प्लस साइन था तो यहाँ पर माइनस आ गया, √3 के आगे माइनस साइन था तो दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। यहाँ पर हमने लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व किया तो b को मतलब 5 से गुणा किया, 5 भी आ गया, 1 को a से किया तो माइनस का a आ गया, 5 एकम 5, जैसा कि हम करते हैं, बराबर √3। फिर इम्प्लाई दैट इसको पूरे को LHS में लिख लिए, इसको RHS में लिख लिया। जब दोनों का स्थान चेंज हो जाता है तो साइन का कोई इशू नहीं आता है, चेंज कर लिया। चूंकि यहाँ पर लिखा है चूंकि a और b पूर्णांक हैं, अगर किसी भी भिन्न में a और b क्या है, पूर्णांक है, तो 100% वो संख्या जो भी होगी वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि इसके राइट हैंड साइड में a और b था इसलिए परिमेय हो गया। किसी भी समीकरण में अगर LHS बराबर RHS है तो LHS की जो RHS की जो कंडीशन होगी वही कंडीशन LHS की भी होनी चाहिए, दोनों बराबर हैं चूंकि। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में ये संख्या परिमेय संख्या हो रही है और इसके बराबर में लिखा है √3, इसलिए लिखा गया समीकरण फर्स्ट से √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों बराबर हैं तो अगर LHS में अपरिमेय तो RHS में अपरिमेय, RHS में परिमेय तो LHS में भी परिमेय होनी चाहिए। √3 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। माना तो आपने परिमेय था और नीचे क्या आ रहा है, अपरिमेय। एक बार परिमेय मान के चले हैं और नीचे अपरिमेय आ रहा है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब उल्टा, जो हम माने थे उसका उल्टा हो रहा है। अतः यह सिद्ध होता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप का, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है 5 माइनस रूट 3, हो सकता है आपको एग्जाम में 4 माइनस रूट 3 दे दिया जाए, हो सकता है 3 माइनस रूट 2 दे दिया जाए। इसी पैटर्न पर अगर दिया जाता है तो हम लोग केवल डिजिट चेंज करेंगे और इसी भाषा का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इस टाइप का, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी भाषा पे हम प्रयोग करेंगे कि माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 को छोड़कर बाकी 3 को हमने इस बार भेज दिया तो ये बटे में चला गया, ए अपान बी। फिर वही प्रयोग करेंगे कि सिंस 3, देखिए 3 ए और बी सभी क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है, इसलिए चूंकि ये पूर्णांक है इसलिए ए बटे 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण फर्स्ट में अगर जो एक पोर्शन अर्थात RHS अगर परिमेय आ रहा तो LHS भी परिमेय होना चाहिए। तो हमने लिखा समीकरण फर्स्ट से अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं थ्योरम में, जो कि विरोधाभास है। मान के चले हैं परिमेय और आ रहा है अपरिमेय, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। अतः यह सिद्ध होता है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर इस भाषा शैली पर कुछ भी आता है तो हम बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग करके लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर 2 बाहर हो, रूट 3 अंदर हो सकता है 4 बाहर हो, रूट 3 अंदर हो सकता है 5 बाहर हो, रूट 3 अंदर हो। यानी कि डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी केवल हम लोगों को भाषा याद रखनी है, डिजिट बदल के कोई भी क्वेश्चन आए एक ही पैटर्न पे लग जाएगा। और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें से, चाहे जिस प्रकार का पूछा जाए इसी पद्धति पर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर से मान लिया, अगर आपने परिमेय माना है तो 100% ए बटे बी के रूप में लिखेंगे। तो ए बटे बी के रूप में लिखने के बाद जिसके ऊपर रूट लगा होता है उसको छोड़कर बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्लस में है, दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया। अब इसको हमने सेट कर लिया, ठीक है। बी तो बी है ही, ए तो ए है ही, 3 को बी से किया तो माइनस का 3 भी, बी एक कम बी, तरह लिख लिया। अब चूंकि हमको केवल रूट 5 रखना, बाकी सबको भेज देना, तो 2 जो गुणे में होता वो बटे में जाता, अर्थात यहाँ पर 2 भी आ गया। फिर वही भाषा कि सिंस ए और बी पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो जो ये RHS में बन रहा है इसे हम परिमेय संख्या लिखेंगे। अगर ये RHS वाला परिमेय है तो LHS वाला भी परिमेय होगा, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। इतने क्वेश्चनों में आप लोग ये 100% समझ गए होंगे कि भाषा लगभग सेम है, भाषा लगभग सेम है, थोड़ा आप उसे दिमाग में बिठाने की जरूरत है। अतः यह सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने लगाए उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग के बाद लगभग सबकी भाषा समान है। आप चाहें तो एक ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लिखने में सक्षम नहीं होंगे, समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इसको डाउट में फिर से मैं ले लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये बात हमको सिद्ध करनी है कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर मान लिया 1 बटे अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी एक कम बी, और रूट 2 से ए को किया तो ये लिख दिया गया। अब बी के अपान में ए को ले आए हैं तो इधर रूट 2 बचा, क्योंकि हमको पता है रूट वाला नंबर सिंगल रखा जाता है, बाकी ठीक है दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। इसको हमने फिर से ट्रांसफर कर लिया है, दोनों को ट्रांसफर कर लिया, तो चूंकि साइन में कोई अंतर नहीं आया, अंडर रूट 2 बराबर बी अपान ए।
यहाँ भी हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे और देखिए सेम उसी भाषा को लिखा गया है। सिंस, चूंकि बी और ए पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है इसलिए बी अपान ए एक परिमेय संख्या होगी। फिर समीकरण फर्स्ट से √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। सेम उसी भाषा का प्रयोग करते हर प्रकार के क्वेश्चन में आ रहे हैं। अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या, संख्या। अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से वास्तविक संख्याओं के चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, हम उसको उसके क्वेश्चन का जवाब 2 दिन के अंदर दे देंगे। इसके बाद हम एक तरफ से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से संभव हैं बनने के, मैं पढ़ा दूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि जितने साल का अनसॉल्व सॉल्व कराया जा सकता है मैक्सिमम मेरे द्वारा, मैं उसे सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो।